लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. ठीक है. अब यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली वो टॉक अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है ना. एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये अपन ने डिस्कस किया है. उसको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है तो वन दैट इज़ एक्चुअली रेलेवेंट टू अवर टॉपिक राइट नाउ वही अपन डिस्कस करने वाले. जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ रिविजन ऑफ थिंग्स. सो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है दैट इज़ बेसिकली an accepted model. It's a theory, right? It's a model of probability of finding an electron, okay, in an atomic orbital around a nucleus in an atom. ये जो ऑर्बिटल जो थियोरी थी ये कहाँ से आई है और ये किसने प्रपोज की थी? कौन बता सकता है? इसको अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल थियोरी ये श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग इनके प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है. बराबर है. श्रोडिंगर, डोंट फॉरगेट दीज टू नेम्स, श्रोडिंगर एंड हाइजेनबर्ग. ओके. श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. ये दोनों को जब अपन कंबाइन करते हैं तो व्हाट वी गेट इज़ अ मॉडर्न एटॉमिक थियोरी जिसमें अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस. ठीक है. सो ये वेव इक्वेशंस जो है अपन ने देखे, इनके ग्राफ्स भी अपन ने देखे एटॉमिक स्ट्रक्चर में. रिमेंबर ग्राफ्स किस तरह के मिलते हैं और उससे फिर अपन ने ऑर्बिटल्स के शेप बनाए थे. ऑलराइट. ये भी अपन देख चुके हैं ऑर्बिटल्स के शेप कैसे रहते. ओके. ये सब इक्वेशन से ही इमर्ज होता है. बेसिकली वी कन्वर्ट अ मैथमेटिकल इक्वेशन इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर. ठीक है. पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसको मैथमेटिक्स को. सो ये अपन ने देखा था. ओके. सो एटॉमिक ऑर्बिटल फंक्शन जो होता है दैट इज़ बेसिकली अ मैथमेटिकल फंक्शन. ओके. और ये डिस्क्राइब करता है वेव लाइक बिहेवियर ऑफ अ सिंगल और अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बराबर है. इसका वेव लाइक बिहेवियर को ये डिस्क्राइब करता है इस थियोरी में. ओके. ऑब्वियसली वी कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल ऑल्सो. और एटॉमिक ऑर्बिटल थियोरी जो है दैट एक्चुअली कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज अ वेव. और जब अपन एज अ वेव इसको कंसिडर करते हैं इट एक्चुअली स्टार्ट्स टू मेक सेंस, इजंट इट? जो अपना जो इंटरप्रिटेशन है रियल वर्ल्ड का उसमें ये थियरी बराबर आके बैठती है. हालांकि ये ज़्यादा सेंस नहीं करती जैसे मैंने बताया है ना. इट्स अ क्रेजी आइडिया बट इट वर्क्स. ओके. एंड सो वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव. ठीक है ना. ईच ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डजेंट मैटर, राइट. ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. ओके. ये अकॉर्डिंग टू अपन बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? ओके. मोस्ट पीपल टेंड टू फॉरगेट व्हाट द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज. सबको ध्यान में यही रहता है कि हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं मैक्सिमम. ये सबके ध्यान में रहता है. लेकिन ऐसा क्यों? ओके. क्योंकि पॉली ने क्या बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते. तो कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर तुमको अलग चाहिए ही फॉर एनी इलेक्ट्रॉन. ओके. सो एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और अ मॉलिक्यूल, इसके लिए देर इज ए यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. और इस क्वांटम नंबर से अपन उस इलेक्ट्रॉन का स्टेट, पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं. समझ में आया? स्टेट और पोजीशन दोनों अपन इसका डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग दिस यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. तो इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. ओके. सो अगर मान लो ये ऑर्बिटल है जिसको अपन ब्लॉक डायग्राम से इंडिकेट करते हैं. सो इट कैन एक्चुअली हैव अ 0 इलेक्ट्रॉन, इट कैन हैव 1 इलेक्ट्रॉन, and if it has another electron then it has to be an opposite spin. Okay. This is inconsistent with Pauli's exclusion principle. Okay. अपने पास 4 ऑर्बिटल्स है. s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल. अपना पीरियोडिक टेबल इन्हीं ऑर्बिटल्स के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. जिस किसी भी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जाता है उसको अपन उस ब्लॉक में कैटेगराइज करते हैं. ओके. एस को इसलिए बोलते हैं अपन बेसिकली, एस ऑर्बिटल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर शार्प. ठीक है. दीज आर एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल लाइंस, इसके हिसाब से इनको नाम दिया है. ओके. एस स्टैंड्स फॉर शार्प, कि इनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है दीज आर एक्चुअली शार्प. ओके.
मे बी बिकॉज दे आर स्पेरिकल, मे बी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इसमें ज़्यादा सैचुरेटेड होती है, उसके वजह से अपने को जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है शायद से वो शार्प होती है. ओके, आई हैवंट सीन इट बट दैट इज़ व्हाट इज सेड. ओके, पी ऑर्बिटल, इसको पी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसको अपन डिस्क्राइब करते हैं एज प्रिंसिपल. ठीक है, जो भी है, आई हैवंट सीन द स्पेक्ट्रल लाइंस बट वी डिफाइन दैट एज प्रिंसिपल. ओके, देन वी हैव डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल के जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं उसको अपन डिफ्यूज बोलते हैं. ये समझने में आसानी है क्योंकि डी ऑर्बिटल इटसेल्फ इज डिफ्यूज्ड. ठीक है ना, ये बड़ा सा ऑर्बिटल होता है एंड सो वी से दैट दिस इज डिफ्यूज्ड. एंड देन यू हैव फंडामेंटल. ओके, एफ ऑर्बिटल जो होते हैं उसके जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं उसको अपन फंडामेंटल करके डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन दीज डिस्क्रिप्शन हमने उन ऑर्बिटल को एक तरह का नाम दे दिया है, लेटर दे दिया है, एस, पी, डी एंड एफ. ठीक है, तो एस स्टैंड्स फॉर शार्प, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड एंड एफ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल. अगर मान लो कि वी हैव 4s, 4p, 4d एंड 4f, तो इलेक्ट्रॉन अगर 4s में है तो अपने को इस तरह का स्पेक्ट्रल लाइन दिखेगा. इलेक्ट्रॉन अगर 4p में है तो इसका अपने को इस तरह का स्पेक्ट्रल लाइन दिखेगा. 4d में है तो डिफ्यूज दिखेगा. और 4f में है जिस तरह का भी अपने को दिखता है उसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल. समझ में आया क्या? इस तरह से अपन ने, सो इलेक्ट्रॉन्स के स्पेक्ट्रल लाइंस अलग रहेंगे डिपेंडिंग ऑन कौन से ऑर्बिटल में ये बैठा हुआ है. ओके, और उसके बाद वाले जो लाइंस होते हैं, ओके, इसके बाद वाले जो ऑर्बिटल्स है, क्योंकि इसमें अपने को वी डोंट नो, करेक्ट है ना, हमारे पास तो एफ तक ही एलिमेंट है. ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें जी में भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है. थियोरेटिकल एलिमेंट्स है, वी डोंट हैव दैट. सो इनके स्पेक्ट्रल लाइंस भी हमारे पास नहीं है. तो इसके बाद वाले जितने भी ऑर्बिटल्स आते हैं उनको अपन अल्फ़ाबेटिकली देते हैं. सो ये हो जाएगा जी, एच, आई, जे, सो एंड सो फोर्थ. ओके, इस तरह से अपन उनको अल्फ़ाबेटिकली नाम दे दिए है क्योंकि दीज आर ऑल थियोरेटिकल ऑर्बिटल्स. द ऑर्डर ऑफ फिलिंग द एनर्जी इज फॉलोड बाय ऑफ बॉ प्रिंसिपल. ऑफ बॉ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, ओके, या फिलिंग अप, ये इसका मतलब होता है बेसिकली. तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, ये अपन इसके लिए अपन कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? ऑफ बॉ प्रिंसिपल. ओके, और ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से वी हैव 1s, 2s, 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p. ये ऑर्डर अपन फॉलो करते हैं. ये ऑर्डर क्यों फॉलो करते हैं ये अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है. ओके, इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है? ऑब्वियसली ऑफ बॉ प्रिंसिपल है, बट इसको अपन एक प्रिंसिपल बोल रहे हैं, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, राइट, इट्स बिल्डिंग अप. लेकिन ये प्रिंसिपल किसने प्रपोज किया था? कौन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रपोज किया था जिसके ऊपर ये ऑफ बॉ प्रिंसिपल बेस्ड है? जस्ट लुक एट द ऑर्डर. हम लोग ये ऑर्डर क्यों फॉलो करते हैं, कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं? ओके, तो ये जो अपन फॉलो करते हैं दैट इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन बोर-बरी प्रिंसिपल. ओके, बोर-बरी प्रिंसिपल किसी को याद है क्या? अगर नहीं है तो मैं एक दिखा देता हूँ तुमको बेसिकली. सो बोर-बरी के 2 रूल्स है. एक तो रूल ये है कि जो भी ऑर्बिटल्स अपन फिल करते हैं दैट नीड्स टू बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l. ठीक है, n+l का टोटल लेंगे. ओके, और जो लोअर टोटल आता है उसको पहले भरेंगे, जो हायर टोटल आता है उसको बाद में भरेंगे. अगर ये टोटल सेम आता है तो फिर लोअर n वाले को पहले भरेंगे. अगर टोटल सेम आ गया तो लोअर n वाले को अपन पहले भरते हैं. इसका एग्जाम्पल देख लो कि फ्री में रिवीजन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो. अगर एटॉमिक, ये सब तुमको मालूम रहना चाहिए, और तुम जब रिवाइज करते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो ये तुमको मालूम रहना चाहिए. अभी भी कुछ लोगों को दिक्कत जा रही है, सम पीपल आर स्टिल हैविंग डिफ़िकल्टी रिकॉलिंग दिस थिंग्स. दिस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. समझ में आया? इसको रिवाइज करो. मेक श्योर कि यू स्पेंड अबाउट एन आवर रिवाइजिंग द प्रीवियस टॉपिक. 1 घंटा जो हमने किया है वो हमको मालूम रहना चाहिए, है ना? तो 1 घंटा उसके पीछे स्पेंड करो, रिवाइज करो. ओके, एवरी डे 1 आवर यू स्पेंड ऑन रिवाइजिंग थिंग्स. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दीज. ओके, सो ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट क्या करते थे अपन, 3p के बाद 3d आना चाहिए ना, लेकिन 3p के बाद 4s आ रहा है, 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन भरते हैं.
ठीक है ना। सो ये इसलिए क्योंकि देखो ये 4s के लिए n प्लस एल क्या होगा, n इज़ 4 और l कितना होता है इसका, सो ये होता है 0। वेरी गुड, ओके। सो ये हो गया टोटल 4, ओके। और नेक्स्ट होता है 3D। 3D के लिए n प्लस एल क्या आएगा, 3 प्लस 2, राइट। सो ये हो जाता है 5, है ना, D के लिए। सो ये ध्यान में रखना है तुमको, ध्यान में क्या रखना है, SPDF, ओके। इसके क्वांटम नंबर्स क्या है, S का क्वांटम नंबर होता है 0, L नंबर है, दिस इज L, ओके, अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका P का 1, D का 2 और F का 3, और फिर उसके बाद फिर ये इंक्रीज होते जाएगा उसी ऑर्डर में, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, 4 छोटा हो रहा है, 5 ज़्यादा हो रहा है, तो 4 को अपन पहले भर रहे हैं, ओके, 4s को, उसके बाद 3D को भर रहे हैं, इजंट इट, या। तो इस तरह से अपन ये बिल्टअप करते हैं, okay. So based upon the Aufbau principle, okay, we get that order basically 1s, okay, lowest in energy, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p के 3 ऑर्बिटल्स देखो, और ये जो है 3 ऑर्बिटल दे आर एट द सेम एनर्जी, ओके। 3s, उसके बाद 3p, दे आर एट द सेम एनर्जी अगेन, देन यू हैव 4s, ओके, देन यू हैव 3D। देखो 4s के बाद 3D आ रहा है, ठीक है ना। सो जस्ट मेक श्योर कि वी आर गोइंग इन दैट ऑर्डर बेसिकली, ओके, एंड देन यू गो टू 4p, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। 4p के बाद आता है 5s, 5s के बाद आएगा 4D, ओके, 4D के बाद आएगा 4p, ओके। ये पूरा अपना पीरियोडिक टेबल ही है बेसिकली, ओके। 5p के बाद 6s, 6s के बाद, उसके बाद गैप देखो बहुत कम होती जाती है, उसके बाद एक्चुअली उसके बाद आता है 4f एंड 4f के बाद आता है 5D। सो दिस इज़ नथिंग बट योर पीरियोडिक टेबल। तुमको ये भी दिखेगा कि स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है 1s और 2s में, 2s और है ना, इसमें गैप कम हो रही है, फिर गैप कम होगी, फिर गैप कम होगी। सो जैसे अपन ऊपर के लेवल पे जाते हैं तो लाइंस जो है वो स्क्वीज़ होते जाते हैं। और ये भी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमको दिखाया था विद अ स्लाइटली डिफरेंट डायग्राम। ये तो दिखाई था अपन ने, बट देयर वाज अनदर डायग्राम दैट एक्चुअली शोड लाइंस। ये स्पेक्ट्रल लाइंस वाला जो डायग्राम था ना, उसमें तुमको दिखता है कि आखिरी में लाइंस एकदम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आती है बेसिकली, क्योंकि गैप जो है वो बहुत कम हो जाती है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब अपन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स देखेंगे, ठीक है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी अलग होती है। उसके पीछे भी कारण ये होता है कि जो ऑर्बिटल्स के बीच का जो गैप है दैट इज़ एक्चुअली वेरी लिटल, लेस गैप है, ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे हैव दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टी, जो अपन डी और एफ ब्लॉक जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। इज़ दिस क्लियर? सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग का है बेसिकली। So molecular orbital theory, that is also mathematical function of probability of finding an electron in a specific region in a molecule, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेके अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन वी कैन इजीली अप्लाई। फॉर लार्जर मॉलिक्यूल्स जो अपने को सोल्यूशंस मिलते हैं, दीज आर एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशंस, बट दीज आर एक्सेप्टेबल अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशंस, ठीक है। सो वी टेक 2 हाइड्रोजन एटम्स, ओके, इनके ऑर्बिटल्स है, ओके, इसमें 1s है, इसमें भी 1s है, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड दीज आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल थियोरी बेसिकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द रीजन, ठीक है। प्लस साइन दिया है टू इंडिकेट दैट दे आर इन द सेम फेज, ओके, दे आर इन द सेम फेज। फिर ये ऑर्बिटल्स नज़दीक आते हैं, या फिर 2 एटम्स जो है वो नज़दीक आते हैं और इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, and what you get is a constructive overlap, ठीक है ना। this is a constructive overlap basically because दोनों orbitals they are in the same phase and what you get is a sigma bond in this case, ठीक है। pi bond मिल सकता है या sigma bond। अब यहाँ पे जो orbitals overlap हो रहे हैं, head on overlap हो रहे हैं, इसलिए अपने को क्या मिलेगा, sigma bond मिलेगा। इसको अपन बोलते हैं bonding orbital, क्योंकि इसमें जो overlap है दैट इज़ इन फेज ओवरलैप या इन फेज इंटरैक्शन है, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स का। उसी तरह से जो ऑर्बिटल्स है दे कैन बी इन अ डिफरेंट फेज,
ओके, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो इनका अपोजिट फेज है. ओके, अपोजिट फेज रहने की वजह से जो ओवरलैप रहेगा दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप. ऑलराइट, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में नहीं रहेंगे. देयर इज अ नोडल प्लेन, इजंट इट. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड, इजंट इट. यहाँ पे न्यूक्लिया दे आर नॉट इन बिटवीन द टू न्यूक्लिया, वहाँ पे नहीं हो सकते. लीस्ट प्रोबेबिलिटी या जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन देयर, दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ नोड. ओके, इसको अपन बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. अगेन दिस इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है ना. दिस इज अ एंटी बॉन्डिंग. और इसमें अपन बोलते हैं आउट ऑफ फेज इंटरेक्शन या आउट ऑफ फेज ओवरलैप, क्योंकि ये दो अलग अलग फेज में है इसलिए इसको आउट ऑफ फेज बोल रहे हैं. एंड दैट गेट अस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. सो इस तरह से वी गेट बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी में अपन ने डिस्कस किया था. ओके, सो ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड यू गेट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, इसलिए ये बॉन्डिंग है. और हियर दे स्पेंड अवे फ्रॉम द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई एंड दैट्स व्हाई दे आर एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज अनस्टेबल. ओके, ये फॉर्म नहीं होता बिकॉज दिस इज अनस्टेबल. एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल गिव्स यू अ बॉन्ड. ठीक है, तो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. ओके, फॉर डिफरेंट एटम्स अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाया है. तुमको याद होगा कि अप टू नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अपन यूज़ करते हैं. आफ्टर नाइट्रोजन वी यूज़ अ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, स्लाइटली डिफरेंट होता है. ठीक है ना. तो ये 2p वाला जो होता है ना, 2px 2py और 2pz, इसमें ऑर्डर अपन चेंज करते हैं. ओके, मेक श्योर दैट यू नो दैट. ठीक है ना. और ये ऑर्बिटल्स जब अपन फिल करते हैं, अगेन वी यूज़ द सेम रूल्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड ऑफ-बॉ प्रिंसिपल. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इन एनी ऑर्बिटल. हंट्स रूल अपन बोलते हैं कि पेयरिंग तब होगी जब सेम लेवल वाले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो सकते हैं. ठीक है ना. और ऑफ-बॉ प्रिंसिपल अभी अपन ने देखा, इसको अपन बिल्डिंग अप बोलते हैं. फ्रॉम इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, इस हिसाब से अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इसमें. ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल से अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं. ये रिव्यू क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी. इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी डायग्राम विच रूल इज वायलेटेड. ये डायग्राम में कौन सा रूल वायलेट हुआ है बताओ. ठीक है, यहाँ पे जो रूल वायलेट हो रहा है दैट इज बेसिकली हंट्स रूल. क्योंकि देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अपने को फिल करने, इस तरह से अपन फिल नहीं कर सकते. इसमें अपने को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे इस तरह से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे. अब अगर 4th इलेक्ट्रॉन डालना है तब जाके अपन पेयरिंग कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड हंट्स रूल. रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लो. रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी अपन ने देखे हैं. बेसिकली रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन क्यों बनाते हैं. सबसे पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन इसलिए बनाते हैं क्योंकि सर्टन मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं इनको अपन सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से इंडिकेट नहीं कर सकते. इजंट इट. अपन ये ड्रॉ नहीं कर सकते. उनका जो करेक्ट डायग्राम है एक ही लुईस स्ट्रक्चर से अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, लुईस डॉट डायग्राम से. ओके, सो इसके लिए अपने को मोर देन 1 लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट डायग्राम अपने को बनाने पड़ते, एक से ज़्यादा. ओके, तो ये जो इशू है ये रिजॉल्व करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस लाया. ओके, तो हम लोग अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर द सेम मॉलिक्यूल. बेसिकली दिस आर ऑल लुईस डॉट डायग्राम्स. ठीक है ना. ये अलग अलग लुईस डॉट डायग्राम बनाते हैं फॉर द सेम मॉलिक्यूल. इनको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी दे विल कॉन्ट्रीब्यूट मोर और लेस. ठीक है, तो ये अपन थोड़ा जानते हैं इसके बारे में. एग्जाम्पल देख लो. कार्बोनेट आयन. राइट, कार्बोनेट आयन CO3 2-, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन. ठीक है ना. कार्बन की वैलेंसी 4 रहने की वजह से वी जस्ट हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम. तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं. 3 ऑक्सीजन है, सो जस्ट ड्रॉ 3 ऑक्सीजन. ये 3 ऑक्सीजन मैंने ड्रॉ कर दिए. कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेरे को डबल बॉन्ड करना पड़ेगा. ऑलराइट, और हर इसका मैं ऑक्टेट अभी कंप्लीट कर देता हूँ. ओके, सभी एलिमेंट को ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे अपन.
तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो -1, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो -1। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। दिस इज अ लुईस डॉट डायग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन। लेकिन सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर नहीं है, ओके, वी कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस पर्टिकुलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड इस एटम के ऊपर है, वी कैन जस्ट गिव इट अ नेम, फॉर एग्जाम्पल लेट्स कॉल इट एज A, B एंड C। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज A और C के ऊपर है, डबल बॉन्ड B के साथ है, लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकता जहाँ पे डबल बॉन्ड C के साथ है और A और B के साथ A और B के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसी तरह से मैं डबल बॉन्ड A के साथ दिखा सकता और B और C के साथ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सो यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, इजंट इट, आइडेंटिकल है, लेकिन चार्जेस और डबल बॉन्ड अलग अलग एटम्स के ऊपर आ रहे हैं। तो ये तीनों लुईस स्ट्रक्चर ये सेम मॉलिक्यूल के हैं, कार्बोनेट आयन के हैं। ठीक है ना, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए अपन क्या बोलते हैं, ये इशू जो है, मतलब एक ही स्ट्रक्चर, एक ही कंपाउंड के 3 स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ओके, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए अपन बोलते हैं कि दीज आर बेसिकली रेजोनेंस और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर द एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो इनका हाइब्रिड रहेगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी द हाइब्रिड ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर्स, इसको अपन रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। नन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स एक्चुअली एग्जिस्ट, A, B, C जो है तीनों स्ट्रक्चर, दे डोंट एक्चुअली एग्जिस्ट। ठीक है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इट इज गोइंग टू बी हाइब्रिड ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर से बेसिकली, ठीक है ना, सो ये 3 स्ट्रक्चर से A, B एंड C, इनको अगर मिला के अपन बनाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अवर रेजोनेंस हाइब्रिड विच इज स्ट्रक्चर D। सो दैट इज हाउ द एक्चुअल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक। ईच ऑक्सीजन विल गेट अ चार्ज ऑफ 2/3 माइनस, ठीक है ना, 2/3 नेगेटिव चार्ज रहेगा हर ऑक्सीजन के ऊपर। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉन टोपोग्राफी बनाता हूँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन टोपोग्राफी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, तो मेरे को दिखता है कि देखो यहाँ पे देर इज़ अ कार्बन, ओके, एंड देन देर आर दीज ऑक्सीजन्स, ओके, एंड दे आर कनेक्टेड, ओके, ये कनेक्टेड है। तो मेरे को से दिखता है कि ऑक्सीजन के ऊपर देर इज़ हाई डेंसिटी, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2/3 का ये नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इजंट इट, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो इसके ऊपर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुमको क्लियरली ज़्यादा दिख रही है, एंड दैट इज़ हाउ इट एक्चुअली लुक लाइक। ओके, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ये कार्बोनेट आयन का जो स्ट्रक्चर है दैट बेसिकली लुक्स लाइक दैट फिजेट स्पिनर वाला जो होता है ना, फिजेट स्पिनर, उसके जैसा ये स्ट्रक्चर है, इजंट इट। या ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन के ऊपर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे देखो तीनों ऑक्सीजन जो है उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज़ इक्वल, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन का दैट इज़ इक्वल। अंडरस्टूड है क्या? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को लेके तुमको ध्यान में रखनी पड़ती है। रिमेंबर दैट एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसके जैसा होता है ना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर सिंपली लुईस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल का लुईस रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर है। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्चुअली ड्रॉ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एवरी सिंगल टाइम, ठीक है ना। नॉट ओनली दैट, अगर मेरे को जैसे कोई रिएक्शन करवानी है, जैसे मैंने ये ले लिया, ओके, सो इन दिस केस आई कैन ईजीली शो कि ये नेगेटिव चार्ज इसको जाके पिकअप कर रहा है, ओके, एंड आई कैन शो इट लाइक दिस कि यू हैव दैट नेगेटिव चार्ज इज ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ पे OH हो गया। आई कैन ईजीली शो इट अ रिएक्शन लाइक दिस। लेकिन क्या मैं इस स्ट्रक्चर से ऐसा दिखा सकता हूँ क्या? नहीं ना, क्योंकि -2/3 चार्ज मूव नहीं होगा, ओके, आई कैन नॉट मूव दैट चार्ज, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, लेकिन जब रिएक्शन होती है और जब मेरे को रिएक्शन दिखानी है, ठीक है, तो मेरे को इसी तरह से दिखाना पड़ेगा। तो मेरे को यही लुईस स्ट्रक्चर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा इन द रिएक्शन, बिकॉज यूजिंग दिस इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू दैट, टू यूज़ दैट इन अ रिएक्शन, ओके। शो की रिएक्शन किस तरह से हो रहा है,
मैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से नहीं दिखा सकता। मेरे को कोई भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर पिक करना पड़ेगा, हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन यही रेजोनेंस स्ट्रक्चर से मैं एक्चुअल रिएक्शन दिखा सकता हूँ, लिख सकता हूँ पेपर के ऊपर, अदरवाइज नहीं लिख सकता। ओके, सो व्हेन राइटिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन लुईस फॉर्म, ओके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ये अपन यूज़ करते हैं, एंड दे आर ड्रॉन टू कीप द ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें अपन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैक कर, पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स को अपन ट्रैक नहीं कर सकते ना, isn't it? So we don't use the resonance hybrid structure. Alright, the electrons in resonance, इसको अपन बोलते हैं delocalized, delocalized है, remember this, okay, these electrons are delocalized. The extent of delocalization of electrons determines the stability of the resulting structure. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा डीलोकलाइज होते हैं उसके हिसाब से अपने को स्टेबिलिटी मिलती है। समझ में आ रहा? ज़्यादा डीलोकलाइजेशन तो ज़्यादा स्टेबिलिटी। डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देख लो उसका एक और, बेंजीन। बेंजीन ये अपन देखें, ओके, इसका स्ट्रक्चर मैं एक्चुअली इसका अलग से तुमको बताता हूँ किस तरह से। सो कार्बन जो है, ईच कार्बन इज एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये अपन एरोमेटिक केमिस्ट्री में देखने ही वाले हैं बेसिकली, बट ईच कार्बन इज sp2। तो ये कार्बन है और इसने ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, ये हाइड्रोजन और ये किसी कार्बन के साथ। ठीक है, फिर ये कार्बन भी, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन है और ये 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, सॉरी 2 गलत कर दिया मैंने। ठीक है, डोंट हैव मच स्पेस, एनीवे। ठीक है, कार्बन है, ऑलराइट, इट इज़ मेकिंग 3 बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 कार्बन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन भी यही काम करेगा। ओके, इस तरह से ये अपने बॉन्ड बनाएगा, एंड ये भी इधर कार्बन कार्बन, ओके, एंड देन यू विल हैव दिस हाइड्रोजन। तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, बट देर इज sp2 रहने के वजह से देर इज गोइंग टू बी 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा रहेगा, जो मैं इस तरह से दिखाता हूँ। ठीक है, दिस ऑर्बिटल इज एक्चुअली अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इस ऑर्बिटल में भी देखो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट, ओके, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इस तरह से लेते हैं अपन, है ना। ओके, 1 2 3 4, और ये हाइब्रिडाइज होते हैं, यू गेट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, 3 ऑर्बिटल मिलते हैं। 3 ऑर्बिटल अपन ने सिग्मा बॉन्ड के लिए यूज़ कर दिया। ये ऑर्बिटल बचा हुआ है एक, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो यहाँ पे दिखा रहे हैं अपन। ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ दीज। ओके, और ये अब क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, सो पाई बॉन्ड बनेगा इस तरह से कि ये इधर ओवरलैप हो रहा है, लेकिन ये साइमल्टेनियसली इधर भी ओवरलैप हो सकता है, इधर भी ओवरलैप हो सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। जैसा ऊपर हुआ है वैसे ही नीचे भी ओवरलैप हो सकता है। सो यू बेसिकली गेट दिस टाइप ऑफ डोनट रिंग स्ट्रक्चर। ओके, तुमको क्लियरली सिग्मा बॉन्ड की रिंग दिख रही है यहाँ पे, sp2, हर कार्बन sp2 है। ओके, दिस इज sp2, दिस इज sp2, ओके, ऑल ऑफ दिस कार्बन्स आर sp2, 6 कार्बन है। ठीक है, एंड देन पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वाले अनहाइब्रिडाइज के, दे आर एक्चुअली मेकिंग दैट डीलोकलाइज क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वैसा ही क्लाउड अपने को नीचे दिखेगा बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो ये अपने को डोनट रिंग टाइप के पाई क्लाउड्स मिलते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द बेंजीन स्ट्रक्चर एक्चुअली लुक्स लाइक। देखो इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है। ऑलराइट, उन्होंने एक बेसिकली ट्रैक बना लिया है, बेसिकली एक रिंग बना लिया है, डोनट रिंग, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर एनीवेयर विद इन दैट रिंग। ठीक है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की रिंग है बेसिकली। ठीक है, अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब मैं केमिकली दिखाता हूँ स्ट्रक्चरली, तो मैं इस तरह से दिखाऊंगी। ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, एंड देन आई कैन मूव दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। ओके, इस तरह से मूव, तो ये मेरे को स्ट्रक्चर मिल रहा है, एंड दैट इज़ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन
वैसे तो 2 ही स्ट्रक्चर है, ओके, ड्रॉ करने के लिए अपने पास 2 ही स्ट्रक्चर है, बट लुक एट द डीलोकलाइजेशन, बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज हुआ है इस केस में, ओके। कपल दैट विद द फैक्ट दैट ये जो पूरा जो रिंग है दैट इज परफेक्टली फ्लैट है, ओके। और ये जो क्लाउड्स आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ये जो पी ऑर्बिटल्स है अनहाइब्रिडाइज, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरी तरह से डीलोकलाइज हो रहे हैं। ये रिंग हो गया पूरा फ्लैट रिंग, ठीक है। एंड देन राइट अबाउ दैट देर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन, बिलो दैट देर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझ में आया क्या? अबव एंड बिलो देर आर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, और परफेक्टली फ्लैट रहने की वजह से ये क्लाउड भी परफेक्टली फ्लैट रहेगा, कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ओके। तो परफेक्ट रिंग बन रही है बेसिकली, और इसके वजह से इट बिकम्स एक्सट्रीमली स्टेबल, ठीक है। बेंजीन जो है दैट इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। इसको जो केमिस्ट्री होती है बेंजीन रिंग की, ये अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जो अपना रेगुलर केमिस्ट्री होता है उसमें नहीं पढ़ते, इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। इसको अपन अलग कैटेगरी में डालते हैं, इसको बोलते हैं अपन अरोमेटिक केमिस्ट्री। तुमको ये मालूम होगा, है ना, अरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं इसको। वाई वी कॉल इट अरोमेटिक? बिकॉज इट इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है। अरोमेटिक का वैसे तो मतलब होता है अरोमा देने वाला, ये पहले माना जाता था, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि अरोमा जैसे अपना कैम्फर होता है, कैम्फर का स्मेल आता है, इज़न्ट इट, और उसको जलाते हैं तो सूटी फ्लेम आता है। तो लोगों को ये लगता था कि अरोमेटिक कंपाउंड्स एक तरह का फ्लेवर देते हैं, स्मेल देते हैं, और ऐसा था भी। कुछ कंपाउंड्स जो थे अरोमेटिक थे, दे एक्चुअली वुड गिव स्मेल, ठीक है ना। बट बाद में पता चला दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। अरोमेटिक कंपाउंड्स आर सिंपली जस्ट स्टेबल, वेरी स्टेबल, ओके, रिलेटिवली दे आर वेरी स्टेबल, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको अपने को अलग से स्टडी करना पड़ता है। इनके रिएक्शंस अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, ये अपन देखेंगे आगे जाके। ये समझ में आ गया क्या? रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ओके। यहाँ पे सबसे पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर के रूल्स देख लो, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। वी जस्ट वांटेड टू रिवाइज फ्यू थिंग्स सो दैट यू नो, बिकॉज ऑर्गेनिक में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अपने को बहुत ज़्यादा निकालने पड़ते हैं, ध्यान में रखना। ऑर्गेनिक में ज़्यादा अप्लीकेबल है। वी आर अलाउड टू मूव ओनली इलेक्ट्रॉन्स, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, और वो कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और नॉट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नॉट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ओके, नो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड, ठीक है ना। यू कैन मूव अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यू कैन मूव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट यू कैनॉट मूव electrons that are involved in sigma bond. समझ में है ना? So anything other than, you can say anything other than sigma electrons can be moved, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हो, ठीक है। जो ऑर्बिटल एम्प्टी है उसमें तुम इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हो, लेकिन जो सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स है उसको तुम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई मस्ट ऑलवेज बी सेम, मतलब एटम को तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हेन यू चेंज द पोजिशन ऑफ द एटम, व्हाट यू एक्चुअली गेट इज आइसोमर्स, नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तुमको क्या मिलता है? आइसोमर मिलते हैं, जैसे कि NCO, ठीक है ना। तो N और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इजंट इट। तो इस तरह से मैं उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करूँगा, ध्यान में रखना। आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज देर इज़ अ नेगेटिव चार्ज, ओके, मतलब ये फॉर्मल चार्ज के हिसाब से देर इज़ अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर सकूँगा, ओके। और अगर मैं इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हूँ तो टू कीप द कार्बन की वैलेंसी 4, अभी कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो उसको 4 रखने के लिए मैं क्या करूँगा? 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव। तो ये हो गया उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 पेयर कम हो गया और यहाँ पे 1 पेयर बढ़ गया। सो दिस इज बेसिकली द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इजंट इट? दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रक्चर देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है? एटम का पोजीशन ही चेंज हो गया। ये कार्बन को कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन को कनेक्टेड है, ये है HCN और ये है CNH। वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो अपन अलग से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्या ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? नहीं है, ये आइसोमर्स है, ठीक है ना। समझ में? दीज आर नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, दीज आर एक्चुअली आइसोमर्स,
अंडरस्टूड है क्या? सो द ओनली थिंग यू कैन मूव इज इलेक्ट्रॉन्स, नॉट एटम्स. और कौन से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करना है? सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करना है. तुम पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हो. ऑलवेज यूज एरोज टू कीप ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ध्यान में रखना, दिस इज नॉट अ रूल, दिस इज बेसिकली अ सेफ गार्ड टू मेक श्योर यू डोंट मेक अ मिस्टेक. तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करना है उसके लिए एरोज यूज़ करना है. किस टाइप के एरो? जब इस तरह का एरो है तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हूँ. कितने? 2 इलेक्ट्रॉन. इस तरह का एरो, इसको अपन फिश हुक एरो बोलते हैं. फिश हुक पकड़ते हैं ना अपन, फिशिंग करते हैं तो उसमें जो यूज़ करते हैं इसको फिश हुक एरो बोलते हैं. अगर ये एरो यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मैं मूव करूँगा. ओके, टू गिव यू एन एग्जाम्पल लाइक दिस, CH3 CH, इसको इस तरह से करते हैं अपन. ठीक है, ओके. सो क्लोरीन के ऊपर ऑब्वियसली देयर आर दीज इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ आई कैन एक्चुअली मूव दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस. इस तरह से मूव कर सकता हूँ और ये इस तरह से. सो आई गेट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर CH3 CH. ठीक है, अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. ओके, क्योंकि ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसलिए नेगेटिव चार्ज. दिस इज CH एंड देन डबल बॉन्ड Cl प्लस. ठीक है, सो दिस इज द एक्सेप्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ओके, क्योंकि मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ. आई एम सिंपली मूविंग द इलेक्ट्रॉन, एटम्स का पोजीशन सेम है. ठीक है, आई कैन ऑल्सो मूव 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, व्हेन इट इज़ एप्लीकेबल आई कैन एक्चुअली मूव 1 इलेक्ट्रॉन. तो वो इस तरह से मूव करूँगा मैं. ठीक है, दिस माइट नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि यू कैन डू दैट. ठीक है, तो ये इस तरह से तुम कर सकते हो इसको. एंड दिस 1 इलेक्ट्रॉन गोज हियर. देखो कौन से एरोज यूज़ कर रहा हूँ मैं, या फिश हुक एरोज यूज़ कर रहा हूँ. ओके, आई कैन ऑल्सो शो इट लाइक दिस. ओके, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है. एंड देन आई गेट सम वियर्ड लुकिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर. दे ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता. जस्ट वांटेड टू गिव एन एग्जांपल कि इस तरह से मैं इसको मूव कर रहा हूँ. ठीक है, CH. ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. एंड Cl एंड देन दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हैव जस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दैट केस. ओके, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि क्लोरीन इसका जो ऑक्टेट है ओके वो एक्सीड हो रहा है बेसिकली. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. समझ रहे. बट अगर you know if you could then you can just move 1 electron at a time using this fish hook arrow. क्लियर है क्या? now because this is highly unstable इसका contribution नहीं रहेगा, 0 रहेगा. क्लियर है क्या? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर नाइदर जनरेटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, ना तो अपने को इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने हैं ना तो डिस्ट्रॉय करने हैं. रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अपन जब ड्रॉ करते हैं जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहने चाहिए हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड ऑलवेज बी सेम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे देखो, मतलब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगेन हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैं इलेक्ट्रॉन को इस तरह से मूव कर सकता हूँ. दैट इज़ फाइन. ठीक है, मेरे को ये स्ट्रक्चर मिलेगा. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और ये मतलब डीलोकलाइज हो गया पॉजिटिव चार्ज. देन आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस अगेन. ठीक है ना, इस तरह से. और अब what I have actually done is not move the electron, लेकिन डबल बॉन्ड मैंने क्रिएट कर दिया. समझ में ना, मैं इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा हूँ लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं किया इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में. मैं वहीं पे दिखा रहा हूँ और मैंने एक्चुअली क्या कर दिया, फिर डबल बॉन्ड दिखा रहा हूँ. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने अपने मन से ऐड कर दिए. अगर तुम ऑक्सीजन का यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो वैलेंस शेल में, 2 4 6 और 4 10. ऑक्सीजन के इसमें 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो हो नहीं सकते. समझ में आया ना. 8 से ज़्यादा किसी भी इलेक्ट्रॉन, 8 से ज़्यादा जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट है इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. तो 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल नहीं है. लेकिन हुआ क्या है, आई हैव एक्चुअली एक्सीडेंटली क्रिएटेड 2 इलेक्ट्रॉन्स सिंपली बाय मिस्टेक. ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने मूव करने चाहिए थे, मैंने डबल बॉन्ड तो क्रिएट कर दिया लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे. इट शुड हैव बीन लाइक दिस. ठीक है ना. तो ये करेक्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है विच इज़ बेसिकली द सेम एज दिस, इजंट इट. ये 2 स्ट्रक्चर सेम है. लेकिन बाय नॉट डूइंग दैट,
okay, by not removing those electrons I have created 2 extra electrons, which is not good. समझ में? Electrons that can be moved are unchaired electrons, electrons that are part of multiple bonds, pi electrons. Remember, unchaired electrons, lone pair of electrons, ये अपन मूव कर सकते हैं, ठीक है. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपन मूव नहीं कर सकते. नॉट ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इक्वली स्टेबल. सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है इक्वली स्टेबल नहीं होते, ठीक है. अगर इक्वली स्टेबल नहीं है तो उनका कंट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं रहेगा. समझ में आया क्या? इफ दे आर नॉट इक्वली स्टेबल देयर कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी इक्वल. समझ में आया? सो अपने को देखना पड़ता है जो ज़्यादा स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा टूवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है ना. एक्चुअल जैसा दिखेगा, ठीक है, उसमें जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा. सो फॉर एग्जांपल आई कैन ड्रॉ, ये पहले वाला ही एग्जांपल, आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस एंड आई कैन गेट दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर. सो ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ गए, लेकिन पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है. द रीज़न फॉर दैट इज़ इसमें सारे एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट है. लेकिन क्या इसमें सारे एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं. कार्बन का सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, है ना. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल, इजंट इट. और ये ज़्यादा स्टेबल. तो इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो आएगा बेसिकली, ओके, दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ओके, ये ऐसा ही दिखेगा बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे, बट विथ लिटिल डिफरेंस. बिकॉज इसका कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा रहेगा, देर इज गोइंग टू बी स्लाइट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट कार्बन. समझ में आया क्या? और ये यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए so ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. समझ में आया क्या? बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन. लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहेगा. मतलब मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो इसके जैसा ही दिखेगा. ओके, इट इज़ गोइंग टू लुक 90% लाइक दिस, मे बी 5%, 1%, 10%, आई डोंट नो, इसके जैसा दिखेगा. ठीक है क्या? एटम्स विथ फ्यूअर एंड लोअर फॉर्मल चार्जेस कंट्रीब्यूट मोर. जिसके पास कम फॉर्मल चार्ज है उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है. ज़्यादा फॉर्मल चार्ज आता है मतलब ऑब्वियसली इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल. ठीक है, जब भी अपने को फॉर्मल चार्जेस देने हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर देने हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर करनी चाहिए. ठीक है, तो अपने को स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एन एटम द हैप्पियर इट विल बी विद द पार्शियल नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज देना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज. ये लॉजिकली है बेसिकली, है ना. तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं अपन कि जैसे इफ़ यू गो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं रेजोनेंस, ये NCO ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना. तो ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता हो और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाए. ये अपन ने स्ट्रक्चर इसके पहले भी देखा हुआ है. सो वी गेट दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपने को मिल रहा है. तो इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? कौन बता सकता है इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? बताओ लॉजिकली. फर्स्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेगा. द रीज़न फॉर दैट इज़ नेगेटिव चार्ज इज़ ऑन द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इजंट इट. ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये अच्छी बात है. समझ में आया? यहाँ पे इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इनकी स्टेबिलिटी में. लेकिन देयर इज़ अनदर फैक्टर दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स. ये जो डबल बॉन्ड सिस्टम है ये थोड़ा कार्बन को अनस्टेबल करती है. इसको अलीन सिस्टम बोलते हैं अपन. अलीन सिस्टम, कार्बन के ऊपर 2 डबल बॉन्ड है अलग तरह से. ठीक है, इट वुड एक्चुअली रादर हैव अ ट्रिपल बॉन्ड और अ सिंगल बॉन्ड रादर देन दिस टाइप ऑफ डबल बॉन्ड. ठीक है, सो इसकी वजह से भी तो ये ज़्यादा लेस स्टेबल रहेगा, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा. सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं अपन? ओके, मिस्टेक, ओके, इट्स अ सिली मिस्टेक बेसिकली दैट वी एक्सीड द वैलेंसी ऑफ एन एटम. किसी एटम की वैलेंसी एक्सीड कर देते. जैसे यहाँ से अपन इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं, डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया. अरे लेकिन सोचो तो कार्बन की वैलेंसी क्या है? पेंटावैलेंट कार्बन हो गया ना.
कार्बन में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए अभी वैलेंस शेल में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. 10 इलेक्ट्रॉन्स इन अ कार्बन, इजंट इट? सो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है. ओके, सो ये नहीं हो सकता. रिमेंबर, सो दीज आर नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर. इनफैक्ट दिस स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट. ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर ही इनकरेक्ट है. इनफैक्ट ये कंपाउंड, इसका कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा. ठीक है ना, दिस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड. क्लियर है? बिकॉज हम लोग जहाँ मूव कर रहे हैं वहाँ पे पाई बॉन्ड होने चाहिए, वो नहीं है. या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, वो नहीं है. हाँ, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता, नाउ आई कैन एक्चुअली डू, बिकॉज यहाँ पे क्या है अभी, देर इज अ एम्प्टी पी ऑर्बिटल, एंड नाउ आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस एंड वी गेट NH डबल बॉन्ड CH2. सो ये अपने को पॉसिबिलिटी मिल रही है. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू दिस. दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल, क्योंकि इसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट एंड देर इज नो पार्शियल चार्जेस, है ना. जहाँ पे फॉर्मल चार्जेस कम आते हैं वो स्ट्रक्चर स्टेबल होता है. इसके पहले ही अपन ने देखा, देर इज नो चार्ज, सो दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल. ओके, और मे बी समथिंग लाइक दिस ऑल्सो वी कैन ड्रॉ. देखो यहाँ पे किस तरह से अपन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूँ. ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव किया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव किया, सो ये हो जाएगा NH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस. ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपने को मिल रहे हैं. अब इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, ये, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल. ठीक है. ओके, कुछ एग्जांपल्स देख रहे हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के. रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अलील कैटायन. अलील कैटायन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं. ओके, केमिकल बॉन्डिंग में, राइट. सो दिस इज एक्चुअली एन अलील कैटायन. ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH2. आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस. इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता हूँ. ओके, एंड वी गेट दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर. और फिर से आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस एंड आई गेट दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए एंड दे आर इक्वली स्टेबल, है ना. आइडेंटिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेसिकली, दे आर लाइक अ मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, है ना. तो इसको अपन रेजोनेंस हाइब्रिड के इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं. वी कैन से कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और इस कार्बन के ऊपर हाफ पॉजिटिव चार्जेस है. देयर आर हाफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन ईच ऑफ दिस कार्बन. ओके, या फिर मैं इसको इस तरह से भी दिखा सकता हूँ या फिर इस तरह से भी दिखा सकता हूँ. ठीक है, ये सिंपल डायग्राम इस तरह से अपन निकाल रहे हैं. ओके, ये इंडिकेट होता है यहाँ पे कि देर इज़ अ CH2 यहाँ पे, देर इज़ अ CH2 यहाँ पे, एंड दिस इज एक्चुअली CH. ये इंडिकेट किया जाता है, बेसिकली इम्प्लाइड होता है. ओके, सो दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अलील कैटायन, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ इट. ओके, हाफ ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ही आ रहे इधर. नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान. ठीक है, ये अपने को आगे आते हैं स्ट्रक्चर, इसलिए थोड़ा देखना ज़रूरी होता है. इसमें अपन क्या करते हैं, दो में से कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी मूव इन दिस मैनर. ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ओके, देयर शुड बी अ नेगेटिव चार्ज देयर. नाउ आई मूव द इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर एंड आई मूव इट लाइक दिस. ओके, अगेन देयर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव चार्ज देयर, या, एंड आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस. Okay, and I can move the electron like this, or I can move it on the oxygen also. ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर भी मूव कर सकता हूँ. I get a negative charge यहाँ पे. ठीक है, and I keep on doing that basically. यहाँ से यहाँ पे again there is a negative charge यहाँ पे. Okay, and यहाँ पे come back. Okay, so essentially when you move at this particular position, you are basically getting your starting position. This particular structure. तो ये फ्यूरान के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम आगे देखेंगे दिस कंपाउंड इज़ ऑल्सो अरोमेटिक. ये अरोमेटिक कंपाउंड है. ठीक है, किस तरह से ये आगे अपन डिस्कस करेंगे. ये एसिल हैलाइड है बेसिकली, मतलब ये X जो होता है वो किसी तरह का हैलोजन है. जैसे ये एग्जांपल देता हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड OCl. इसको अपन एसिटिल क्लोराइड बोल रहे हैं. ओके, एसिटिल क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप होता है एसिल हैलाइड. ये अपने को ऑर्गेनिक के कोर्स में आते हैं कंपाउंड्स. ओके, नाउ आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस. ओके, इस तरह से. सो देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन. देखो, कार्बन से दूर जा रहे इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर जा रहे तो नेगेटिव चार्ज आएगा. एंड देन आई कैन मूव द इलेक्ट्रॉन. जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस हैलोजन के ऊपर, जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, उसमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आई कैन मूव इट लाइक दिस. देयर इज अ डबल बॉन्ड इन बिटवीन दीज टू एटम.
ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर हैलोजन के ऊपर चले जाएगा। सो दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, दीज 3 आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसमें से सबसे कम स्टेबल कौन सा रहेगा? दिस वन, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इजंट इट? सो लीस्ट स्टेबल ये रहेगा। लीस्ट स्टेबल है मतलब लीस्ट कंट्रीब्यूशन इसी का रहेगा। लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? ये वाला। ओके, एंड देन दिस इज द मोस्ट स्टेबल, इसको अपन लीस्ट लिख देते हैं। मोस्ट स्टेबल तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका रहेगा, सबसे कम कंट्रीब्यूशन इसका रहेगा, इसका कंट्रीब्यूशन इंटरमीडिएट रहेगा, ठीक है ना। तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन काउंट करके हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट इज गोइंग टू बी द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एसील हैलाइड। या लेकिन उसका अपन कैसा दिखेगा इसके बारे में ज़्यादा सोचने का नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे कंपाउंड से सबके बारे में सोचते बैठेंगे ना तो इट विल बिकम इम्पॉसिबल टू स्टडी, ठीक है। जस्ट रिमेंबर हाउ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर, ओके, हाउ टू ड्रॉ देम, और मॉलिक्यूल्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह से अपने को दिखते हैं। ओके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड अपन किसको बोलते हैं? किसी को मालूम है क्या व्हाट इज डाइपेप्टाइड या पेप्टाइड? पेप्टाइड किसको बोलते हैं? अमीनो एसिड जो होते हैं, ओके, अमीनो एसिड तो एक लेटर से अपन इंडिकेट कर, जैसे ए हो गया, फिर जी हो गया, फिर एस हो गया, ओके, आर हो गया, डब्ल्यू हो गया, ए, फिर से आर। सो इस तरह से एक चेन बना रहे हैं अपन, ठीक है। ये जो लेटर्स है, ऑल ऑफ दीज लेटर्स आर बेसिकली अमीनो एसिड, ठीक है। देयर आर 20 अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड है? 20 अमीनो एसिड्स आर देयर, और इनसे सारे प्रोटीन्स बनते हैं। ओके, हम लोग कितनी भी बड़ी चेन बना सकते हैं, किसी भी अमीनो एसिड को कितने भी बार अपन रिपीट कर सकते हैं। सो द कॉम्बिनेशंस आर लिटरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। अमीनो एसिड से जो चेन बनते हैं उनको अपन बोलते हैं पेप्टाइड्स। ओके, पेप्टाइड्स। अगर ये चेन बड़े हैं और इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है तो उसको अपन बोलते हैं प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली दे आर एक्चुअली पेप्टाइड्स। ओके, सारे के सारे प्रोटीन्स आर पेप्टाइड्स। कुछ कुछ पेप्टाइड्स जो होते हैं दे आर हार्मफुल, इंजुरियस होते हैं, दे आर पॉइजनस। आई डोंट नो, बोविन एन्सेफेलाती करके देयर वाज अ डिजीज़, इट वाज आई थिंक मैड काउ डिजीज़ से आया था कुछ तो भी, इट वाज कॉज्ड बाय अ पेप्टाइड। ओके, स्पेसिफिक पेप्टाइड वो ट्रांसमिट हो रहा था जिसकी वजह से पीपल वर गोइंग क्रेजी। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, दिस इज लाइक लॉन्ग टाइम बैक, तो मेरी मेमोरी थोड़ी फजी है। सो सम ऑफ द पेप्टाइड्स दे आर नॉट प्रोटीन्स, दे आर स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, बेसिकली उसको अपन पेप्टाइड बोलते हैं। तो जैसे 2 अमीनो एसिड अगर ज्वाइन करते हैं अपन, ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक अमीनो एसिड ये ले लिया, एक अमीनो एसिड ये ले लिया, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया वाया दिस बॉन्ड, इसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है इसको अपन क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये 2 ही अमीनो एसिड से बना है इसलिए इसको अपन डाइपेप्टाइड बोल रहे हैं। अगर 3 अमीनो एसिड से बनता तो ट्राइपेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड से टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, काफ़ी सारे अमीनो एसिड लेंगे, 50-100 ले लेंगे अमीनो एसिड, तो ये हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड, इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। सो दिस बॉन्ड जो है दैट इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड, और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि अपने को आगे भी आता है, ओके, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। तो इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करूँगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे को टू कीप द कार्बन्स वैलेंसी 4 मेरे को ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना पड़ता है, ठीक है। ये जैसे खो खो वाला जो खेल होता है ना उस तरह का ही है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन आए तो उधर से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाना चाहिए तुरंत में, टू कीप द वैलेंसीज इंटैक्ट, ठीक है। कार्बन के लिए अपन हमेशा 4 की वैलेंसी मेंटेन रखते हैं। सो व्हाट वी गेट इज बेसिकली दिस पोर्शन, isn't it? That is the resonance structure of that. समझ में आया ना? पोर्शन की बात कर रहे हैं अपन, इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पे ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ओके, इसका मैं अगर रेजोनेंस हाइब्रिड निकालूंगा तो मेरे को ये दिखता है कि इसमें देयर इज़ अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अमीनो एसिड जब ज्वाइन होते हैं तो बड़े स्ट्रांगली ज्वाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है।
and that is the reason why these proteins are very strong, peptides are very strong, जल्दी break नहीं होते. Okay, hair वेयर देखो, स्किन देखो, काफ़ी टफ प्रोटीन्स होते हैं. सम ऑफ द प्रोटीन्स आर वेरी टफ एक्चुअली. राइट, एंड दैट्स प्राइमरीली वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज दैट पेप्टाइड बॉन्ड. समझ में आया क्या? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, दे डोंट ब्रेक वेरी इजीली. ओके, हाउ टू प्रेडिक्ट द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर? वेल, देर इज नो मैजिक फॉर्मूला. ठीक है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. कौन सा? ये जस्ट अपने को जो अपन ने बेसिक रूल्स देखे. ओके, कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, फॉर्मल चार्जेस कम होने चाहिए, कुछ रूल्स है जो अपन देख लेते फटाफट, तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पे देखो, दो स्ट्रक्चर्स अलील कैटायन है, दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं, इजंट इट? देयर इज नो डिफरेंस इन दीज अलील कैटायन. तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसमें दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा. और इसीलिए अपन ने ये जो स्ट्रक्चर बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, isn't it? और इसको अपन हाफ बॉन्ड देते हैं, एंड देन देर इज गोइंग टू बी अ माइनस प्लस हाफ चार्ज यहाँ पे एंड प्लस हाफ चार्ज यहाँ पे. ओके, सो हाफ चार्जेस दे रहे हैं, पार्शियल चार्जेस दे रहे हैं. द नेक्स्ट इज इनोलेट. यहाँ पे देखो, नेगेटिव चार्ज अपन इस तरह से मूव करते हैं, एंड वी कैन मूव द नेगेटिव चार्ज, द पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लाइक दैट. ओके, टू कीप द वैलेंसी ऑफ कार्बन इंटैक्ट. तो ये अपने को ये चार्ज मिल रहा है बेसिकली. ओके, ये स्ट्रक्चर मिल रहा है. ओके, एंड इफ़ यू लुक एट इट, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली मोर स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है रादर देन कार्बन के ऊपर, इजंट इट? सो यहाँ पे कौन सा प्रीफर करेंगे अपन? ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. ठीक है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो ज़्यादा सेकंड के जैसा दिखेगा, थोड़ा कम फर्स्ट के जैसा दिखेगा. यहाँ पे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ थायोसाइनेट आयन इज लीस्ट स्टेबल? ना यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज लीस्ट स्टेबल. क्यों लीस्ट स्टेबल है? ऑब्वियसली यस, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट देयर आर 2 नेगेटिव चार्जेस ऑन द नाइट्रोजन विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना? जो सेम चार्ज है वो नज़दीक नहीं होने चाहिए, ये एक रूल है रेजोनेंस में, isn't it? Equal charges should not be close to each other. In fact, equal charges होने भी नहीं चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर में. मतलब 2 नेगेटिव चार्ज या 2 पॉजिटिव चार्ज, इस तरह के चार्जेस जनरली या तो एक पॉजिटिव चार्ज या तो एक नेगेटिव चार्ज, या फिर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इस तरह से कुछ रहेगा. लेकिन 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते, क्योंकि दैट मेक्स इट हाईली अनस्टेबल. ठीक है, सो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं तो you guys can leave and I'll see you in the next class. Okay, thank you very much. Bye bye.